जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ, जमीन से हजारों फीट ऊपर। और इस क्रैश में जो पैसेंजर्स बचे रह गए थे, उनके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही सहारा था, अपने ही फैमिली मेंबर्स या यार दोस्तों का मांस खाना। इस कहानी को चाहे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कह सकते हो, और इस कहानी को सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे। ये कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। साउथ अमेरिका के उरुग्वे देश से एक प्लेन उड़ान भरता है। इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर्स और उनका मैच देखने जा रहे उनकी फैमिली और उनके यार दोस्त। इस प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर्स हैं, जिनमें 9 क्रू मेंबर्स हैं। फ्लाइट 3 घंटों में अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसको पंदिस की पर्वतमालाओं को पार करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आगे चलकर मौसम खराब मिलता है। इस वजह से फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मंदोजा शहर में लैंड कराया जाता है। ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकता है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए ये दोबारा तैयार होती है। लेकिन परेशानी ये है कि अभी भी मौसम खराब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्लाइट का जो पायलट है वो इस रूट से पहले भी 29 बार उड़ान भर चुका है। इस वजह से उसे पूरा आइडिया है कि इन पहाड़ों को कैसे पार करना है। पायलट के वजह से ही ये फ्लाइट 13 अक्टूबर को दोपहर के 2:18 पर फिर से उड़ान भरती है। यहाँ से सेंटियागो पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा है। प्लेन करीब 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था। आगे चलकर मौसम और भी खराब होता गया, जिस वजह से विजिबिलिटी और कम हो गई और पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर आइडिया लगा लेता कि प्लेन कहाँ है। लेकिन इस समय तो पायलट केवल इंस्ट्रूमेंट्स पे ही निर्भर है, क्योंकि पायलट को पता था कि वहां 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो अपनी लोकेशन का रफ अंदाजा लगाता है। और 1 घंटे बाद जब उसे लगा कि उसने पहाड़ियों को पार कर लिया है, तो उसने सेंटियागो एयरपोर्ट पर एटीसी से प्लेन को लैंड करने की अनुमति मांगी। एटीसी ने पूछा कि क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है? तो पायलट ने कहा कि हाँ, उन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। एटीसी भी पायलट के दिए हुए लोकेशन पर ही निर्भर रहते हैं। एटीसी ने कहा कि आप प्लेन को 11,500 के एल्टीट्यूड पर ले आओ। 3:21 पर पायलट ने प्लेन का एल्टीट्यूड धीरे धीरे घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि अभी तो एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही हैं और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वो टूटकर अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा खत्म होने की वजह से पीछे के जो सीट्स थे वो हवा में उड़ जाते हैं और 3 पैसेंजर्स हवा में ही उड़कर खत्म हो जाते हैं। इस टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट चुका था, जिस वजह से प्लेन का डिसबैलेंस हो जाता है। उसकी दूसरी विंग भी पहाड़ियों से टकराती है और टूट जाती है। अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था, जो 350 किलोमीटर के स्पीड से ग्लेशियर में टकराता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। प्लेन के पायलट तुरंत मर जाते हैं। 12 लोग इस घटना में मर जाते हैं और 33 अभी भी जिंदा हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि इस समय वो कहां पर हैं। क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मीटर पर एंडीज की अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। क्या वो उस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, ये कोई नहीं जानता। अभी तक जो भी हुआ वो तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। इस फ्लाइट की असली कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये वीरान एंडीज की पहाड़ियां अब इन पर कयामत बनकर बरसने वाले हैं। पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर था नंदू प्राडो, जिसके सर पर चोट आने की वजह से वो कोमा में चला गया। परेशानी ये थी कि जल्द ही शाम होने वाली थी, जिस वजह से रेस्क्यू टीम के पास ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। और बाय चांस शाम होने से पहले उनको नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ का तापमान रात को -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। रेस्क्यू टीम ने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाल डाला, लेकिन इन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिला,
क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहां सिर्फ सफेद रंग के बर्फ थे और प्लेन भी सफेद रंग का ही था। देखते ही देखते रात हो गई और उस दिन रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन रद्द कर दिया गया। बचे हुए पैसेंजर्स को उम्मीद थी कि वो कैसे भी करके सिर्फ आज की रात काट लेंगे, कल तो उन्हें कोई ना कोई बचा ही लेगा। और उन्होंने क्रैश हुए प्लेन में शेल्टर बनाकर रात गुजारी। इतना ठंड होने की वजह से 5 लोग इन्हें नहीं झेल पाते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं। 14 अक्टूबर 1972 को रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से चालू किया जाता है। 11 जहाज सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए उड़ान भरता है, पर प्लेन के सफेद रंग की वजह से रेस्क्यू टीम को कुछ नजर नहीं आता। वो प्लेन सफेद बर्फ में खो गया था। बचाव दल के जहाज सर्वाइवर्स के सर के ऊपर से जा रहे थे, पर उन्हें सर्वाइवर्स नहीं दिख रहे थे। इसीलिए सर्वाइवर्स रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए SOS लिखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि इतना बड़ा SOS लिखने के लिए लिपस्टिक काफी नहीं थी। इस वजह से उन्होंने अपने सूटकेस से बर्फ पर एक बड़ा सा क्रॉस बना दिया ताकि वो रेस्क्यू टीम को साफ साफ दिखाई दे सके। उस दिन उनके ऊपर से 3 हवाई जहाज चला गया, लेकिन अफसोस कि किसी ने भी उनको नोटिस नहीं किया और ये दिन भर गुजर जाता है। अगला दिन यानी 15 अक्टूबर, उस दिन भी कुछ ऐसा ही हाल रहता है। अब सर्वाइवर्स को समझ आ चुका था कि ये बहुत बुरे फंस चुके हैं। प्लेन में बचे चीजों से सरवाइव करने की तकनीक बनाने लगे। धूप में बर्फ को पिघलाकर वो बूंद बूंद पानी की व्यवस्था तो कर ले रहे थे, लेकिन खाने के लिए ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं था। क्रैश के 3 दिन बाद यानी 16 अक्टूबर को नंदू प्राडो कोमा से जाग उठा और जैसे ही उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि इस क्रैश में उसकी माँ खत्म हो चुकी है और उसकी 19 साल की बहन बहुत घायल है। दिन प्रतिदिन गुजरता जा रहा है, मदद मिल नहीं रही। प्लेन में जो खाना था वो भी खत्म हो चुका है। सूरज की रोशनी बर्फ से रिफ्लेक्ट होकर इनकी आंखों को डैमेज कर रही है। भूख, प्यास और असहनीय ठंड को सहते सहते इस पहाड़ी पर 8 दिन गुजर चुके थे। रेस्क्यू प्लेन आते और इनके ऊपर से निकल जाते। नंदू प्राडो की बहन तो लड़ाई हार जाती है और दम तोड़ देती है और उधर 8 दिन के बाद सर्च अभियान को रोक दिया जाता है क्योंकि अक्टूबर के महीने में वहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। इस वजह से सर्च अभियान को 2 महीनों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ऑफिसर्स को ये लगता है कि 8 दिनों में सारे यात्री मर चुके होंगे, इसीलिए उनकी मुर्दा बॉडीज को 2 महीने बाद खोज कर घर वालों को भेज दिया जाएगा। इधर सर्वाइवर्स को प्लेन के मलबे में रेडियो मिला। जब सर्वाइवर्स ने रेडियो को ऑन किया तो उसमें इनकी न्यूज पॉडकास्ट हो रही थी कि सर्वाइवर्स के फ्लाइट 571 की सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। अभी तक तो उनको अपने खोजने की एक उम्मीद थी, लेकिन वो अब अपने मरने की खबर को सुन रहे होते हैं। उनका सारा उम्मीद अब टूट चुका है। अब उनको पता है कि यहाँ पर उनका मौत निश्चित है। उन्होंने प्लेन के सीट्स को फाड़कर उसकी रुई को कपड़ों में बंद कर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर्स को पैरों में लपेटकर बर्फ में चलने के लिए जूते बनाए। सबसे बड़ी दिक्कत खाने की थी और जिंदा रहने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। इन्होंने बर्फ में पड़ी अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स और जिनके साथ वो कभी खेले कूदे उन यार दोस्तों की मुर्दा बॉडीज को खाने का फैसला किया। एक एक करके दिन गुजरता जा रहा था। इनके पास खुद को बचाने के लिए कोई भी प्लान नहीं था। वो रात को ठंड से बचने के लिए टूटे प्लेन के अंदर ही सोते थे। लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद यानी 29 अक्टूबर को कुदरत ने इनको एक झटका दिया। वो रात को सो रहे थे और अचानक उन्हें पता चलता है कि पहाड़ से बर्फ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। ये अवलांच इतने जोर से आया कि भारी मात्रा में बर्फ में उनके टूटे प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब चुका था और प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस चुकी थी, जिस वजह से इनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई और दम घुटने की वजह से 8 और लोग दम तोड़ देते हैं। अब बस 19 लोग ही जिंदा बचे हैं, लेकिन वो भी बर्फ के नीचे दबे हैं। इस बर्फ से बाहर निकलने में इन लोगों को 3 दिन का समय लग जाता है। अब इन्हें रियलाइज हो जाता है कि यहाँ रहेंगे तो एक एक करके सब लोग मर जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने की कोशिश की जाए। उन लोगों में ज्यादातर सभी जख्मी हालत में थे।
जिस वजह से वो पहाड़ी को पार करने में सक्षम नहीं थे। इनमें से 3 लोगों को चोट कम था और इस वजह से इन तीनों ने पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद लेने का फैसला किया। इन्होंने रास्ते के लिए मांस के टुकड़े अपने साथ लिए और उनको ठंड से बचने के लिए सबसे मोटे कपड़े दिए गए। 15 नवंबर 1972 को ये मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते शाम हो गई, तभी इनकी नजर प्लेन के दूसरे टुकड़े पर पड़ती है। प्लेन के उस टुकड़ों में उनको बहुत कुछ मिलता है। आज की रात उन्होंने इसी में गुजारने का फैसला किया। पहले कुछ दिनों में आज की ये रात उनके लिए अच्छी रही। प्लेन के उस पिछले भाग में बैटरी मिली। उन्होंने सोचा क्यों ना इस बैटरी को प्लेन में बॉडी के पास ले जाया जाए और उसमें लगी कम्युनिकेशन डिवाइस को चालू करके मदद बुलाई जाए। लेकिन बैटरी का वजन 25 किलो था। इतनी भारी बैटरी को इतनी कमजोर हालत में क्रैश साइट पर ले जाना संभव नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि प्लेन की बॉडी से उस कम्युनिकेशन डिवाइस को निकालकर इस बैटरी के पास लाया जाए और उसे चालू किया जाए, जिसकी मदद से वो बचाव दल को बुला सके। कुछ दिनों तक इसे चालू करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिली और क्रैश के 59 दिनों बाद यानी 11 दिसंबर को एक और अवलांच आता है, जिसमें 3 और सर्वाइवर्स मर जाते हैं, जिसके बाद जिंदा बचे लोगों की संख्या केवल 16 रह जाती है। और अब ये तीनों नौजवान प्राडो, नेसा और विजेंटिन बिना किसी गियर के ग्लेशियर पर चलने के लिए निकल पड़ते हैं। ये तीनों पश्चिम दिशा की ओर चलने लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जानते कि जिस दिशा में ये जा रहे हैं उसमें कोई इंसानी बस्ती इन्हें मिल पाएगी या नहीं। इन्होंने धागे से सिलकर एक स्लीपिंग बैग बनाया था, तो ये दिन भर बिना किसी गियर के पहाड़ पर चलते और रात में एक स्लीपिंग बैग में तीनों चिपक कर सोते। खुले में बिना किसी सुविधा के -30 डिग्री सेल्सियस में रात गुजारना आसान नहीं था। चलते चलते 4 दिन हो चुके थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो अब पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुके थे। जैसे ये पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो इन्हें पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि पहाड़ पर चढ़कर इन्हें पता चला कि वो इतने दिनों से जिस दिशा में चल रहे थे वो गलत थी। आगे रास्ता खत्म ही नहीं होता। अब क्योंकि इनके पास खाने की सप्लाई बहुत कम थी, इस वजह से इन्होंने फैसला किया कि उनमें से एक क्रैश साइट पर वापस चला जाएगा और 2 लोग आगे जाएंगे। इस वजह से विजेंटिन वापस चला जाता है और बाकी दोनों आगे बढ़ते हैं। इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद इनको सही रास्ता का अनुमान हो जाता है और ये दोनों कई दिनों तक आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ दिनों के बाद इन्हें नदी की एक छोटी सी धारा मिलती है। वो उस धारा के साथ साथ नीचे चलते रहते हैं। लगातार 9 दिनों तक चलने के बाद 20 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे पर इन्हें 3 लोग दिखाई देते हैं। ये चलते चलते बहुत थक चुके थे। पिछले 9 दिनों में ये पहाड़ पर 61 किलोमीटर की हाइकिंग की थी और अब मंजिल इनके सामने थी। इन्होंने उनसे मदद की खोज की, लेकिन वो लोग टुमारो बोलकर चले गए। उस दिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती है। अगले दिन वो गांव वाले वापस आते हैं और एक पत्थर में कागज और पेन लपेटकर नदी के दूसरे किनारे पर फेंका। नंदू प्राडो ने पेन और कागज को उठाकर जो भी घटना घटी थी उसके बारे में सब कुछ लिख दिया। जब उन गांव वालों ने पेपर को पढ़ा तो वो सब कुछ समझ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस पहाड़ियों में कुछ दिन पहले एक प्लेन क्रैश हुआ था। लेकिन वो हैरान थे कि ये लोग अभी तक जिंदा कैसे हैं। वो गांव वाले जल्द से जल्द शहर गए और आर्मी कमांड को इन्फॉर्म किया। जल्द ही चिली की एयरफोर्स इन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर्स प्राडो और कैंसा को हेलीकॉप्टर में बैठाकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों के बाद बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जाता है। इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इस क्रैश के बाद टोटल 16 लोग ही सरवाइव कर पाते हैं। इनकी ये कहानी सच में दिल दहला देने वाली कहानी है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स आपको देखने को मिल सके। धन्यवाद।